नमस्कार। आज हम जिनकी जिंदगी और विचारों की गहराई में उतर रहे हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। जी हम सब उन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं। जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके कह सकते हैं अनगिनत पहलू हैं। कानून के ज्ञाता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और हाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी। बिल्कुल, एक बहुआयामी शख्सियत। हमारी ये चर्चा कई स्रोतों पर आधारित है, जैसे सरकारी वेबसाइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रकाशन हैं और बाबा साहब के जीवन पर लिखे गए कई सारे लेख। हाँ, काफी प्रामाणिक स्रोत हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनके विचारों के मूल तत्व और उनके काम का जो स्थायी प्रभाव है उसे समझें, जो सिर्फ संविधान बनाने तक ही सीमित नहीं था। सही कहा, उनका काम बहुत व्यापक था। एक दिलचस्प बात, जी क्या आपको पता है कि भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना के पीछे भी बाबा साहब के आर्थिक विचारों की एक अहम भूमिका थी? जी हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ शायद कम सुने पहलुओं पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सफर। बिल्कुल। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। ये उस समय सेंट्रल प्रोविंस में था, आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है। जी, महू छावनी में। उनके पिता रामजी मालूजी सकपाल ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे। परिवार महार जाति से था, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था और इसी वजह से बचपन से ही उन्हें बहुत गहरे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। कदम कदम पर ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज। स्कूल के दिन भी जाहिर आसान नहीं थे। सातारा के स्कूल में पढ़ते थे और छुआछूत का वो कड़वा सच रोज उनके सामने आता था। अपनी आत्मकथाएं उनकी वेटिंग फॉर अ वीजा, उसमें वो एक घटना बताते हैं कि कैसे स्कूल का चपरासी तक उन्हें पानी नहीं पिलाता था। वो लाइनें उनकी, नो प्यून नो वाटर। दिल दहलाने वाली बात है। बचपन पर क्या असर पड़ता होगा इसका? उनका बचपन का नाम वैसे भिवा था। उनके एक शिक्षक थे कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे काफी स्नेह रखते थे। हाँ, ये नाम का किस्सा भी दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने ही भिवा का उपनाम, जो उनके गांव आम्बड़वे पर आधारित आम्बेडकर था, उसको बदलकर अपना उपनाम अम्बेडकर कर दिया। एक शिक्षक का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। इन तमाम मुश्किलों के बाद भी पढ़ाई का जुनून कम नहीं हुआ। 1907 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास की और 1912 में वहीं के एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए किया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। बिल्कुल, वे अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे जो यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन अगले ही साल 1913 में उनके पिता का देहांत हो गया। जी, ये एक बड़ा आघात रहा होगा। लेकिन उनकी शिक्षा की लगन देखिए। हाँ, उस जमाने में जहां दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे ही लगभग बंद थे, वहां इतनी ऊंची तालीम हासिल करना सचमुच असाधारण था। सही कहा। और इसमें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जैसे कुछ दूरदर्शी लोगों का भी योगदान रहा। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। हाँ, और वही स्कॉलरशिप उनके विदेश जाने का जरिया बनी। बिल्कुल। उसी बड़ौदा स्कॉलरशिप के सहारे 1913 में वे अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जी। 1916 तक उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मानव विज्ञान, कई विषयों में एमए की डिग्री हासिल की। उनकी पीएचडी थीसिस का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। बहुत महत्वपूर्ण विषय। और वहीं उन्होंने अपना पहला शोध पत्र भी प्रस्तुत किया, भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। ये भी काफी चर्चित रहा। हाँ, उनके शुरुआती विचारों की झलक मिलती है इसमें। अमेरिका के बाद अगला पड़ाव था लंदन। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE और कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया। जी, दुनिया के बेहतरीन संस्थान। इन स्कॉलरशिप खत्म हो गई, पैसों की कमी हुई, तो 1917 में उन्हें भारत लौटना पड़ा। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उनका संकल्प बहुत मजबूत था। कुछ साल बाद अपनी बचत और कोल्हापुर के शाहू महाराज से मिली मदद के दम पर 1920 में वे फिर लंदन पहुंचे। दोबारा सोचिए कितना दृढ़ निश्चय रहा होगा। इस बार उन्होंने LSE से MSc और फिर DSc की उपाधि हासिल की। उनकी DSc थीसिस थी रुपए की समस्या, इसका उद्भव और इसका समाधान। हाँ, ये थीसिस बहुत प्रभावशाली रही। और साथ ही 1922 में वे ग्रेज इन से बैरिस्टर भी बन गए। कुछ समय जर्मनी के बॉन्ड विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। क्या अद्भुत अकादमिक यात्रा है। ये डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, ये उनके अदम्य संकल्प और असाधारण बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है। सही। खासतौर पे उनकी जो आर्थिक थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वो सिर्फ अकादमिक शोध नहीं थी,
वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ती थी कि कैसे एक स्थिर और मतलब निष्पक्ष मुद्रा प्रणाली आम आदमी को, खासकर वंचितों को, आर्थिक शोषण से बचा सकती है। अच्छा। ये उनके सामाजिक न्याय के व्यापक संघर्ष का ही कह सकते हैं एक आर्थिक पहलू था। और इसी सोच ने आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की नींव रखने में मदद की। तो मतलब विदेश की इतनी शानदार तालीम के बाद जब वे भारत लौटे तो क्या यहाँ हालात कुछ बदले हुए मिले? अनुभव कैसा रहा उनका? दुर्भाग्य से ज़मीनें हकीकत ज्यादा नहीं बदली थी। अमेरिका से लौटने पर उन्हें बड़ौदा रियासत में महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। हाँ। पद ऊंचा था, पर वहां भी छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा। मतलब इतने ऊंचे पद पर भी, जी हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, अधीनस्थ कर्मचारी भी फाइलें फेंक कर देते थे। हाँ। ये बहुत अपमानित करने वाला था। उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर बाद में उन्होंने अकाउंटेंट और प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर भी काम करने की कोशिश की, पर वो अछूत होने की सामाजिक दीवार हर बार आड़े आ गई। कोई काम देने को तैयार नहीं होता था आसानी से। इन्हीं कड़वे अनुभवों ने शायद उन्हें ये एहसास दिलाया होगा कि व्यक्तिगत योग्यता काफी नहीं है। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए संगठित संघर्ष जरूरी है। बिल्कुल। इसी सोच के साथ 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। मकसद साफ था, दलितों में शिक्षा फैलाना, उनकी आर्थिक हालत सुधारना और उनकी आवाज को एक मंच देना। और उन्होंने कलम को भी अपना हथियार बनाया। 1920 में मूक नायक, मतलब गूंगों का नेता नाम का साप्ताहिक पत्र शुरू किया। हाँ, पत्रकारिता का भी उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। इसके बाद भी उन्होंने बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे कई प्रभावशाली पत्र निकाले। ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये दलित चेतना को जगाने और सामाजिक बुराइयों पर सीधी चोट करने के मंच थे। हमें उस दौर को समझना होगा। दलितों को सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी लेने, मंदिरों में जाने, यहाँ तक कि कई स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ बैठने तक की मतलब मनाही थी। हाँ। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये इंसान को इंसान न समझने वाली सदियों पुरानी क्रूर व्यवस्था थी। बाबा साहब के प्रयास इसी अमानवीयता के खिलाफ एक सीधी जंग थे। वो सिर्फ अधिकारों की नहीं, बल्कि इंसान होने के बुनियादी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी लड़ाई का एक बहुत अहम पड़ाव था 1927 का महाड़ सत्याग्रह। जी। महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में एक सार्वजनिक तालाब था, चौदार तालाब। जी, चौदार तालाब। कानूनन तो सबको पानी पीने का हक था, पर दलितों को पीने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ मार्च किया और उस तालाब से पानी पीकर इस अन्याय को सीधी चुनौती दी। ये सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, ये जाति व्यवस्था और उसके पोषकों के खिलाफ एक बिगुल था। हाँ, हालांकि बाद में ऊंची जातियों के लोगों ने उस तालाब का शुद्धिकरण किया और स्थानीय नगर पालिका ने भी दबाव में आकर अपना पुराना प्रस्ताव रद्द कर दिया। जी, विरोध हुआ था। महाड़ सत्याग्रह के मकसद को बाबा साहब ने खुद साफ किया था। उन्होंने कहा था, हम चौदार तालाब पर केवल पानी पीने नहीं जा रहे हैं, हम यह स्थापित करने जा रहे हैं कि हम भी बाकी मनुष्यों की तरह इंसान हैं। क्या जबरदस्त कथन है, ये उनके संघर्ष की आत्मा को दर्शाता है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम था 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन। हजारों अनुयायियों के सामने उन्होंने उस प्राचीन ग्रंथ की प्रतियों को जलाया। हाँ, जिसे वे जातीय भेदभाव और असमानता को मतलब सही ठहराने वाला मानते थे। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम था। फिर 1930 में उन्होंने नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह शुरू किया। जी, मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये भी काफी लंबा चला। हाँ, कई साल तक चला और इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए, बाबा साहब की रणनीति बहुत साफ थी। वो जानते थे कि सिर्फ सड़क पर उतरने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने अहिंसक प्रदर्शनों के साथ साथ कानूनी लड़ाई का रास्ता भी अपनाया। अच्छा, ये दिलचस्प है भी। महाड़ तालाब मामले में सालों की कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और दलितों के पानी पीने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी। तो मतलब कानूनी जीत भी मिली। जी हाँ, ये दिखाता है कि वो सामाजिक आंदोलन और कानूनी प्रक्रिया दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। तो एक तरफ ये सामाजिक आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ उनका कानूनी और राजनीतिक सफर भी आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल, दोनों मोर्चों पर वे सक्रिय थे। 1923 में वे बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील बन गए। शुरुआत में जाहिर है जातिगत भेदभाव के कारण मुवक्किल मिलना मुश्किल था। हाँ, चुनौतियां तो थीं। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर जल्दी उन्होंने अपनी पहचान बना ली। उन्होंने सामाजिक न्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण केस लड़े, जिनमें चौदार तालाब केस और मजदूरों के हक से जुड़े मामले शामिल थे। कई केस तो उन्होंने बिना फीस लिए भी लड़े।
हाँ, वे अपने दौर के माने हुए वकील बन गए थे। उनकी कानूनी समझ और सामाजिक सरोकार इतने गहरे थे कि उन्हें जिला जज और यहाँ तक कि हैदराबाद रियासत के चीफ जस्टिस बनने का भी ऑफर मिला था। ओ वाकई? जी, लेकिन उन्होंने ये पद ठुकरा दिए। उनका मानना था, जैसा उन्होंने कहा भी, सरकारी सेवा में जाने के बाद मैं अपने लोगों की उस तरह सेवा नहीं कर पाऊंगा जैसी मैं करना चाहता हूँ। उनकी प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी, सत्ता नहीं, समाज सेवा। और राजनीतिक मैदान में उनकी भूमिका कैसी रही? वहां भी उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही थी। 1926 से 1936 तक वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। जी। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने उसके सामने दलितों की स्थिति पर बहुत मजबूत पक्ष रखा और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षण की मांग की। और फिर गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में? हाँ, 1930 से 1932 तक जी। तीनों सम्मेलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और दलितों को हिंदुओं से अलग एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय के तौर पर मान्यता देने की जोरदार वकालत की। यहीं से पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि तैयार होती है ना? बिल्कुल। इसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या था? ठीक। इसका मतलब था कि दलित मतदाता 2 वोट डाल सकते थे, एक वोट सिर्फ दलित उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीट पर और दूसरा वोट सामान्य सीट के उम्मीदवार के लिए। ये दलितों को एक अलग राजनीतिक पहचान देने वाला, कह सकते हैं, एक बड़ा कदम था। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। जी हाँ, वे उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। उन्होंने इस अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई होगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ गांधी जी का जीवन दांव पर था, दूसरी तरफ अंबेडकर दलितों के लिए मिले राजनीतिक अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और अंत में समझौता हुआ। हाँ, गांधी जी की बिगड़ती हालत और बढ़ते सामाजिक दबाव के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट में क्या तय हुआ? इसके तहत दलितों ने पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार छोड़ दिया। बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। लगभग 2 गुनी। हाँ, साथ ही शिक्षा के लिए अनुदान और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी आश्वासन मिला। इस समझौते से गांधी जी की जान बच गई। लेकिन क्या बाबा साहब इस समझौते से संतुष्ट थे? देखिए, पूना पैक्ट भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबा साहब इस समझौते से कभी खुश नहीं हुए। उन्हें हमेशा ये मलाल रहा कि गांधी जी के अनशन के भावनात्मक दबाव में दलितों को एक अहम राजनीतिक हथियार से वंचित होना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में इस पर काफी कड़वाहट भी जाहिर की है। ये सवाल आज भी उठता है कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल बना रहता तो दलितों की राजनीतिक दिशा शायद कुछ और होती। ये सोचने वाली बात है। खैर, इस समझौते के बाद भी बाबा साहब राजनीति में सक्रिय रहे। जी हाँ, बिल्कुल। वे कुछ समय गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई के प्रिंसिपल भी रहे। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, जिसने 1937 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। और वे बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। जी। फिर 1942 से 1946 तक वे वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे। इसी दौरान उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की भी स्थापना की। और फिर आया भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा पड़ाव, आज़ादी और संविधान निर्माण। इसमें बाबा साहब की भूमिका तो खैर जग जाहिर है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक। 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। जी, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में। और सबसे अहम, 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ये उनकी विद्वता, कानूनी समझ और दूरदर्शिता को सबसे बड़ी स्वीकृति थी। संविधान बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी चुनौती थी। बाबा साहेब और उनकी समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया। महीनों तक कड़ी मेहनत चली, बहस मुबाहिसे हुए। जी, काफी विचार विमर्श हुआ। तब जाकर संविधान का मसौदा तैयार हुआ।
जिसे फरवरी 1948 में इस संविधान सभा के सामने रखा गया और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और इसी दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में उनके योगदान की छाप तो हर जगह दिखती है। उन्होंने नागरिकों की बुनियादी आजादियों की गारंटी दी, चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की हो, हाँ, मौलिक अधिकार। सबसे बढ़कर उन्होंने छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म किया। अनुच्छेद 17 एक क्रांतिकारी कदम। महिलाओं को बराबरी के आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाने की वकालत की और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करते हुए अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसे हम आज सकारात्मक कार्रवाई पॉजिटिव एक्शन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। उनका पूरा जोर एक ऐसे भारत के निर्माण पर था जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। बिल्कुल। उनके समकालीन भी उनकी भूमिका के कायल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि डॉक्टर आम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना सबसे सही फैसला था और उन्होंने अपनी योग्यता और मेहनत से इस पद की गरिमा बढ़ाई। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। टीटी कृष्णामाचारी ने तो यहाँ तक कहा कि संविधान बनाने का असल भार अकेले डॉक्टर आम्बेडकर ने ही उठाया, क्योंकि समिति के कई सदस्य अलग अलग कारणों से सक्रिय नहीं रह पाए थे। बाबा साहब का संवैधानिक दर्शन सिर्फ कानूनी नहीं था, वो एक सामाजिक बदलाव का दस्तावेज था। जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। सामाजिक दस्तावेज। जी, बाबा साहेब ने हमेशा सामाजिक लोकतंत्र पर जोर दिया। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व न हो। ये तीनों उनके शब्दों में एक त्रिमूर्ति हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। हाँ, उन्होंने शक्तियों के बंटवारे पर भी बल दिया और साथ ही वे ये भी मानते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। कुछ खास मुद्दों पर भी उनके विचार बड़े स्पष्ट थे, जैसे वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के सख्त खिलाफ थे। जी हाँ, ये बात दर्ज है। और वे शुरू से ही पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रबल समर्थक थे। हाँ, संविधान सभा के बहसों में भी उन्होंने इसका समर्थन किया था। और लैंगिक समानता पर उनके विचारों की दृढ़ता का ही ये प्रमाण था कि जब हिंदू कोड बिल, जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में बराबरी का हक देने वाला था, जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल था वो, जब वो संसद में पास नहीं हो पाया तो उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ये उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। अब बाबा साहब की शख्सियत का एक और अहम पहलू है, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनका योगदान। इसकी अक्सर कम चर्चा होती है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनका आर्थिक चिंतन बहुत गहरा और मौलिक था। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, वे विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले शायद पहले भारतीय थे। उनकी डीएससी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था पर एक मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल, इसमें उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि समाधान भी सुझाए जो आम आदमी के हित में थे। उन्होंने मुद्रा के प्रबंधन पर जोर दिया और उनके आर्थिक विचारों का असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। जी हाँ, हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं, उसको उन्होंने जो सुझाव दिए उन्हीं के आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अच्छा, आरबीआई की नींव में उनके विचार थे। जी, इतना ही नहीं, भारत के वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की अवधारणा भी उनके विचारों से प्रेरित थी। ये दिखाता है कि उनकी आर्थिक सोच कितनी प्रैक्टिकल और दूरगामी थी। इसके अलावा भी उनके कई आर्थिक योगदान रहे। हाँ, बिल्कुल। वे भारत के औद्योगिकरण और कृषि विकास दोनों को जरूरी मानते थे। उन्होंने कृषि में निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। अच्छा, देश भर में रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोलने का श्रेय भी उन्हें जाता है। नेशनल पावर ग्रिड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के पीछे भी उनकी सोच का योगदान रहा। श्रम मंत्री के तौर पर उन्होंने मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी कानून बनवाए। तो मतलब सिर्फ संविधान ही नहीं, देश की आर्थिक और औद्योगिक नींव रखने में भी उनका योगदान था। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम लेकिन शायद सबसे चर्चित अध्याय की, बौद्ध धर्म अपनाने की। इसकी नींव तो काफी पहले पड़ गई थी, है ना? जी हाँ, काफी पहले। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के पास यवला में हुई एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में अछूत पैदा हुआ,
या मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी घोषणा थी उस समय। बहुत बड़ी। इस घोषणा के बाद उन्होंने दुनिया के बड़े धर्मों का लगभग 21 साल तक गहरा अध्ययन किया। इस्लाम, ईसाईयत, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, सबको परखा। और आखिरकार उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। इसकी क्या वजह रही? देखिए, बौद्ध धर्म उन्हें सबसे ज्यादा तार्किक और मानवीय लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म तर्क यानी प्रज्ञा, करुणा यानी प्रेम और समता यानी समानता पर जोर देता है। इसमें जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं है, न ही अंधविश्वास के लिए। ये ईश्वर केंद्रित होने के बजाय मनुष्य और उसकी नैतिकता पर केंद्रित है। ये सारी बातें बाबा साहब के अपने विचारों और जीवन संघर्षों से पूरी तरह मेल खाती थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में। जी, दीक्षा भूमि। एक विशाल समारोह हुआ। बाबा साहब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता आम्बेडकर और करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 5 लाख लोग? हाँ, बौद्ध भिक्षु महास्थिवीर चंद्रमणि ने उन्हें दीक्षा दिलाई। उन्होंने त्रिरत्न और पंचशील ग्रहण किए और फिर अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी? इन प्रतिज्ञाओं में, मतलब संक्षेप में कहे तो, हिंदू देवी देवताओं, अवतारवाद और श्राद्ध जैसी रस्मों का त्याग करने और बुद्ध के बताए समानता, करुणा और तर्क के मार्ग पर चलने का संकल्प था। अगले कुछ दिनों में चंद्रपुर वगैरह मिलाकर और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो एक बहुत बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। जी, ये धर्मांतरण सिर्फ बाबा साहब या उनके अनुयायियों का निजी फैसला नहीं था। ये भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण की एक बहुत बड़ी घटना थी। अच्छा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की जो व्याख्या की उसे नवयान यानी नया मार्ग भी कहा जाता है। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हिंदू धर्म की मान्यताओं और दर्शन से एक स्पष्ट और निर्णायक मतलब विच्छेद थीं। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक जंजीरों को तोड़ने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी वे लगातार काम करते रहे। हाँ, बिल्कुल। उनका महान ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुआ। जी। उन्होंने बुद्ध या कार्ल मार्क्स विषय पर भी अपना लेख पूरा किया। लेकिन सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। जी, वे 1948 से ही डायबिटीज से जूझ रहे थे। स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, खासकर अंतिम वर्षों में। और फिर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने घर पर नींद में ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। जी, वे 64 वर्ष के थे। उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां दादर चौपाटी पर बौद्ध रीति से उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस जगह को आज चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ, लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े थे। कहते हैं वहां भी हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इस दिन को आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत इतनी विशाल और बहुआयामी है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना वाकई मुश्किल है। सही कहा। वो एक असाधारण विद्वान थे, एक युग प्रवर्तक, समाज सुधारक, एक कुशल राजनीतिज्ञ, संविधान के निर्माता और करोड़ों वंचितों के लिए उम्मीद की किरण थे। बिल्कुल। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लोग आज भी उन्हें प्यार और आदर से बाबा साहब कहते हैं। जी, पिता तुल्य सम्मान। उनकी पहचान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपने सबसे प्रतिभाशाली पूर्व छात्रों में गिनते हुए आधुनिक भारत का निर्माता कहा। हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान है। 2012 में एक बड़े मीडिया पोल में उन्हें सबसे महान भारतीय चुना गया था। लंदन, हंगरी, जापान जैसे देशों में उनकी मूर्तियां और स्मारक हैं। उनकी असली विरासत उनके विचारों में जिंदा है, जिसे अम्बेडकरवाद कहा जा सकता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तर्कवाद, मानवतावाद और सामाजिक न्याय पर आधारित सोच। और उनका वो नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने तो उन्हें अर्थशास्त्र में अपना पिता कहा है, जो उनके आर्थिक चिंतन के महत्व को दर्शाता है। आज भी चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि और भीम जन्मभूमि पर लाखों लोग उन्हें याद करने आते हैं। उनकी जयंती 14 अप्रैल राष्ट्रीय अवकाश है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। जी। जय भीम का नारा और नीला रंग उनके आंदोलन और विचारों के प्रतीक बन गए हैं। अनगिनत संस्थान उनके नाम पर हैं और उनके जीवन पर फिल्में और टीवी सीरियल भी बने हैं। हाँ, उनकी कहानी लगातार कही जा रही है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जीवन
ज्ञान की शक्ति, अन्याय के खिलाफ अटूट संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का एक प्रेरणादायक अध्याय है। उन्होंने सिर्फ देश का संविधान नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मसम्मान और उम्मीद का नया सवेरा लाया। अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बाबा साहब संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति लाने का एक निरंतर चलने वाला औजार मानते थे। हमें सोचना होगा कि इस औजार का इस्तेमाल हमने पिछले 70-75 सालों में कितना प्रभावी ढंग से किया है। और राजनीतिक लोकतंत्र तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन जिस सामाजिक लोकतंत्र यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज पर बाबा साहब ने इतना जोर दिया था, उसके कौन से पहलू अधूरे लगते हैं, ये विचार करने योग्य है।